नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा वीकेंड स्पेशल में, जो हम मार्केट पे चर्चा करते हैं। मार्केट न्यू हाई पर, जोश उससे भी ज़्यादा हाई पर, और एक बहुत बड़ा इवेंट अब से कुछ दिनों बाद हमारे सामने है। तो इस तरह की तेज़ी जब मार्केट में आती है तो जो 10 दिन पहले बहुत सारे मन में सवाल थे, क्या वो गायब हो गए, या वो सवाल कुछ और तरीके से हमारे सामने खड़े हैं और मार्केट को हमें कैसे रीड करना है। क्योंकि एक ऐसे जंक्शन पे है मार्केट जहाँ पे ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है कि दुनिया में क्या चल रहा है और हम कहाँ पे खड़े हैं। क्या हम इलेक्शन को डिस्काउंट कर रहे हैं, या हमने यूएस की चिंता छोड़ दी है और हमारी एसआईपी में इतना ज़बरदस्त जोर है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। एफआईज लगातार बेच रहे हैं और हम हाई से हाई बना रहे हैं। ये एक बहुत ही टिपिकल विचित्र मार्केट है, इसको समझना है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो ख़त्म ही नहीं हो रही है, वो 4 जून से पहले शायद ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि हर एक के दिमाग में रहता है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, कौन से सेक्टर लीडर बनेंगे या नहीं बनेंगे, या कोई शॉकर मिलेगा, सरप्राइज़ होगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो एक ब्रॉड पिक्चर हमने बनाई है आज चर्चा करने की, जो आपके मन के सवाल होंगे जिसके बाहर फिर आप सोच नहीं पाएंगे। एक तो ये बाजार का जोश हाई है, इसको एक्सप्लेन करेंगे क्यों हाई है, क्या हुआ ऐसा, और थोड़ी सी बातचीत होगी जो एसआईपी का इतना जोर है, क्या है वो, उसके पीछे का राज क्या है। तीसरा, इलेक्शन का कन्फ्यूज़न क्या ख़त्म हो गया है, सब कुछ हमें पता चल गया है क्या, या अभी 4 जून तक के लिए पिक्चर बाकी है। और एक सेक्टर जो पूरी दुनिया में इस समय तहलका मचा रहा है, वो है मेटल्स का। और अजय जी हैं तो फिर मेटल्स की बात तो ज़रूर होगी, क्योंकि उसमें जो नॉन फेरस मेटल्स हैं उसमें बहुत तेज़ी और बहुत सारी खबरें हैं। उसको पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि क्या है उस सेक्टर की पूरी कहानी। इस सब की चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो 4 मार्केट के बड़े ज्ञानी और विद्वान हैं, उनका मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ आपसे। अजय श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, डायमेंशनल कंसल्टिंग के CEO हैं, जो हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं। अभय जी मेरे साथ स्टूडियो में, पाइपर सेरिका के फाउंडर एंड CEO। और इसके साथ ही सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, जाना माना चेहरा, ज़बरदस्त पकड़। और अनुराग सिंह अमेरिका से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो थोड़ा यूएस मार्केट, थोड़ा इंडियन मार्केट का ब्लेंडेड गाइडेंस देंगे हमें कि किस तरह से दोनों को जोड़ के देखा जाए। लेकिन जो हमने बिग पिक्चर खींची है, इसके अलावा आपको जो मर्जी है बोलो, ये बहुत ही फ्री फ्लोइंग शो होता है। अजय जी आपके पास आते हैं, आ चुके हैं, बहुत दिन बाद आज हमारे पकड़ में आए इस शो में। तो पहला सवाल तो मेरा ये है आपसे कि इस वक्त आपको मार्केट कैसा लग रहा है और आपके मन में क्या चल रहा है मार्केट को देख के? देखिए, मार्केट में कैसा लग रहा है ये तो पूछने का सवाल का जवाब ही नहीं है, बिकॉज़ सबके लिए जो मार्केट में है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। जो नहीं है मार्केट में, उनके लिए शायद थोड़ी-सी परेशानी है, बिकॉज़ वो देख रहे हैं एक मार्केट जाते हुए। देखते हुए मार्केट को आज की तारीख में पॉलिटिकल हालात देखते हुए, ग्लोबल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, आरबीआई डिविडेंड देखते हुए, आप इस वीकेंड में ये संतुष्टि से जा रहे हैं कि जो भी सरकार आएगी अगले साल, जो भी आएगी सरकार, चाहे आनी चाहिए जो भी एग्जिस्टिंग सरकार, उसके पास में 2 बड़े एम्युनिशन जो साथ में जा रहे हैं। वो है एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट और दूसरा है फिस्कल डेफिसिट का जो एक थोड़ा-सा प्रेशर था, वो कम होते हुए आरबीआई गवर्नर से। सो इस माहौल को देखते हुए देयर इज़ डेफिनिटली स्टॉक की वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, तो आपको ध्यान से काम करना है, जो भी करना है। बट माहौल इतना तेज़ है, लिक्विडिटी इतनी तेज़ है कि आपके कई पाप भी इसमें माफ़ हो जाएँगे। पाप 20 माफ हो जाएंगे। अच्छा, 2,11,000 करोड़ का आरबीआई ने डिविडेंड दिया है और बफर भी 6.5% कर दिया है, तो बहुत धूम धड़ाके से इसका जश्न मनाया गया मार्केट में। अजय जी, जो लोग मार्केट के बाहर हैं, अभी आपने कहा ना, कुछ जो अंदर है वो तो बहुत ही खुश हैं, और जो बाहर हैं उनकी सोच क्या है, वो क्यों बाहर है, उनको डर लग रहा है क्या अभी? नहीं, देखिए कोई बुरी बात नहीं, कई लोग गोल्ड में बाहर बैठे हुए हैं, कई हम्म, लोग डेट सिक्योरिटी इकट्ठी कर रहे हैं कि भाई इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर में हमको डेट कब मिलेगा। हम्म, इंटरेस्ट में आज की तारीख में डिवेंचर में भी 12.5% में डिवेंचर आ रहा है मार्केट के अंदर में। तो हम्म, ऐसा कुछ नहीं है कि जो बाहर है उनके लिए बहुत ही नुकसान है। गोल्ड ने अपना काम अच्छा किया है, हम्म, सिल्वर ने अपना अच्छा काम किया है, कमोडिटीज अच्छा काम किया है। परेशान थोड़े से वही होंगे जो इक्विटी के लिए पैसा अलग रख के बैठे हुए थे कि इक्विटी करेक्शन के ऊपर में हम उसके अंदर आएंगे ना। उसके लिए तो आपने बताई है कि देखिए जो आदमी डाल रहा है पैसा मार्केट में लगातार, वो रिटर्न कमा रहा है। इस मार्केट को गेस करना बहुत मुश्किल है कि क्या कब करेक्शन आएगा, और जो आएगा करेक्शन कितना आएगा, किस स्टॉक के अंदर करेक्शन आएगा। आज भी देखिए कंज्यूमर गुड स्टॉक को आज भी आप ले सकते हैं, कुछ उसमें कुछ भी नहीं हुआ इस साल के अंदर में, बट डिफेंस स्टॉक को लेने जाएंगे तो आपको डबल हो गया रेट। तो उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि डिपेंड्स अपॉन कि आप कहाँ पे है। गोल्ड में है तो कोई बुरी बात नहीं है, 12% डिवेंचर ले रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। इक्विटी के लिए बैठे हैं, उनके लिए शायद परेशानी है, बट एक चीज बता दूं से आपको, मौका जरूर मिलेगा आपको। हर मार्केट करेक्ट होती है, टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए, चेज मत करिए मार्केट को, बिकॉज आप चेज करने जाएंगे स्टॉक को, थोड़ा सा आप नुकसान करके जाएंगे। तो अगर आप नहीं है मार्केट में,
मेरे हिसाब से शांत रहिए, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन आराम करिए और उसके बाद में चांस मिलेगा आपको आने का। तो आप ये कह रहे हैं कि नई एंट्री इस समय थोड़ा रुक जाएं, मौका मिले तब एंट्री करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, चेस करें स्टॉक को तो आप लॉस बुक करेंगे हमेशा। थीम को चेस करें, स्टॉक को चेस करें। 2 हफ्ते पहले तक बैंकिंग स्टॉक को कोई ले नहीं रहा था, इस रैली को बैंकिंग स्टॉक ने संभाला, आपने देखा। तो हाँ। इसलिए संभल के करें कि हर चीज में करेक्शन आएगी और उस टाइम पे आपको लेना। एंट्री प्राइस डिक्टेट करेगा कि आप किस प्राइस पे एग्जिट करेंगे। और इस ये जो माहौल चल रहा है, इसमें जिसके पास प्रॉफिट है वो तो रिस्क ले सकता है। नए पैसे को रिस्क लेना इस वैल्यूएशंस के ऊपर में हम तो रेकमेंड नहीं कर रहे, अपने कस्टमर कह रहे हैं अब जो पैसा पड़ा आपका इक्विटी में उसको होल्ड करिए, या कोई थीम जैसे बैंकिंग वगैरह है जहां पे अभी भी वैल्यू है उसमें आप जा सकते हैं, बट बाकी किसी थीम में इस समय पैसा डालना रिस्क से ऊपर है। अच्छा जी, एक चीज़ और बताइए, ये इलेक्शन वाला जो मामला क्या पूरी तरीके से मार्केट ने पचा लिया है इन टर्म्स ऑफ वीक गवर्नमेंट, स्ट्रांग गवर्नमेंट, जेवी गवर्नमेंट, ये किस तरह की चीज़ों को डिस्काउंट किया? क्योंकि अभी 10 दिन पहले तक तो इतना मार्केट परेशान था कि पता नहीं क्या होने जा रहा, फलौदी तक पहुंच गया था वो। अब अब ऐसा क्या उनको पता चल गया, क्या डिस्काउंटिंग कर ली उन्होंने? देखिए, यही मार्केट की यही तो बेहतरी है कि हाँ। आपको एंट्री के टाइम देगी, कोई ना कोई चीज आपको बताएगी कि कोई एक्सपर्ट आएगा बोलेगा नहीं होगी गवर्नमेंट, कोई एक्सपर्ट आएगा जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट होगी। बट एक चीज तो पता है हमको इस सरकार के बारे में कि कई जगह इनकी मिनॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट भी आई तो वो भी मेजोरिटी में कन्वर्ट हो गई। तो उस हिसाब को लेते हुए इसके बाद तो किसी को इंडिया में तो डाउट नहीं था कि ये सरकार शायद वापस आएगी, किसी भी वोट कम ज्यादा हो सकते हैं बट आएगी जरूर सरकार वापस। और ये जो सरकार से अलावा मैंने जो बताया, जो फिस्कल डेफिसिट का जो जो आरबीआई डिविडेंड आया है उसने सारी कॉम्प्लेक्शन ही चेंज कर दी इस मार्केट की। बिकॉज जो अगली मार्केट और आईपीओ, इंडिया की आईपीओ स्टोरी और डिविडेंड कह क्या रही है कि इक्विटी, सबके पास इक्विटी भरी हुई है, क्यूआईपी कम से कम 150 क्यूआईपी आए हैं। उसके बाद देखते हुए, माहौल देखते हुए और आरबीआई का जो डिविडेंड आया उससे गवर्नमेंट अपनी बोरोविंग भी 60,000 करोड़ की, आपने देखा होगा 2 हफ्ते पहले पोस्टपोन करी है। 60,000 करोड़ की बोरोविंग पोस्टपोन हो गई, 2 लाख करोड़ का डिविडेंड आ गया, इक्विटी आईपीओ अपने एक शिखर पे है, क्यूआईपी चल रहे हैं। इस माहौल को कोई भी सरकार यूज कर सकती है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, और उसलिए इस मार्केट में आई थिंक अच्छी ही न्यूज आएगी इलेक्शन के बाद में। ओके, सुदीप सर, आपने अपना ड्राई पाउडर रखा है, ये सब खर्च कर दिया और एकदम फुल कर लिया टैंक? नहीं, थोड़ा बहुत ड्राई पाउडर तो रखा है। जैसे अभी अजय जी बात कर रहे थे, हर मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलता है, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं भी बिल्कुल मानता हूँ। अगर आप इक्विटी में है, बेझिझक निवेशित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मार्केट जा रहा है और जैसे बात हो रहा है कि सरकार कुछ भी हो, इकोनॉमी में इतना पॉजिटिव फैक्टर्स है, ग्लोबल और इंडियन डोमेस्टिक, और जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है उसका भी फायदा इंडिया को मिल रहा है। तो इस माहौल में इंडियन इक्विटीज अच्छा करेगा और जो सारे मैक्रो फैक्टर्स हैं वो अच्छे हैं। ऑयल प्राइस लेके हमेशा शंका रहता है, इन स्पाइट ऑफ इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन ऑयल प्राइसेस एक रेंज में घूम रहा है और उसका बायस डाउनवर्ड ही है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज टर्मोइल, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है और इसका फायदा मैक्रो माइक्रो लेवल पे दोनों जगह पे मिल रहा है। मैक्रो तो मिल ही रहा है और इंडिविजुअल कंपनीज, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिसको ये कच्चे तेल का दाम कम होने का फायदा मिल रहा है। तो इस माहौल में मैं ये मानता हूं कि इक्विटी में आप निवेशित है, बहुत अच्छा है, निवेशित रहिए। अगर आपने निवेश नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, वेट करिए, अपॉर्चुनिटी वापस आएगा। जैसे पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा था, थोड़ा नर्वसनेस था मार्केट में, मार्केट थोड़ा गिरा था, सरकार आएगा कैसा आएगा ये लेके शंका था। तो मार्केट का नेचर ये है, कभी कभी कुछ ऐसे न्यूज आएंगे और अगला 5-7 दिन आप देखेंगे शायद बहुत वोलेटिलिटी रहेगा, और ये बिल्कुल सही है, वोलेटिलिटी रहेगा। इतना बड़ा इलेक्शन करीब 2 महीने से ऑलमोस्ट चल रहा है, तो अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है, तो वोलेटिलिटी, शंका, स्पेकुलेशन ये रहेगा। पर इन स्पाइट ऑफ दैट मार्केट का बायस इतना तगड़ा पॉजिटिव है कि हर गिरावट के बाद वो पॉजिटिव आएगा। मैं एक आपको बता रहा हूं, जब हम लोग पुराने जमाने के लोग हैं, आपको शायद याद होगा, वाजपेयी जी जब इलेक्शन हार गए थे, 2004 की 3-4 की मैं बात कर रहा हूं, जब वो हार गए थे तब कितना जबरदस्त मार्केट गिरा था।
पर उसके बाद इतना तुरंत रिकवरी हो गया था कि उस गिरावट में जिसने भी खरीदा था उसने बहुत बड़ा पैसा बनाया। तो मैं तो निवेशक को यही बोलूंगा कि ये वोलेटिलिटी मार्केट का एक नेचर है, इसका फायदा लीजिए, अपॉर्चुनिटी ढूंढिए एंट्री का वापस। तो सुदीप जी, 4 तारीख को क्या ऐसी वोलेटिलिटी का मौका मिल रहा है क्या? मुझे पूछ रहा है? जी जी। मुझे तो लगता है वापस मौका आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट 5,000 पॉइंट गिरेगा, पर कभी जरूर गिर सकता है और ये शायद बहुत जल्दी हो सकता है, 5, 7, 10 दिन के अंदर, क्योंकि अब देखिए एग्जिट पोल आएगा। अब एग्जिट पोल और एक्चुअल रिजल्ट में बहुत अंतर होता है, पर एग्जिट पोल जब आएगा उसका जो भी उसमें आएगा, अगर मार्केट को वो अच्छा नहीं लगा तो शायद मार्केट एक बार करेक्शन हो सकता है और वो करेक्शन एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा खरीदने का। तो ना भी हो सकता है, ये जो मैं कह रहा हूं ये ना भी हो सकता है। उसके बाद सरकार फॉर्म होगा, उसमें मिनिस्ट्री बांटे जाएंगे, उसमें भी मार्केट का कुछ मतलब मूड बदल सकता है कि अच्छा ये मिनिस्ट्री ठीक नहीं हुआ, ये ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा नहीं हुआ। तो ये हमने बहुत बार देखे हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी। अब देखिए एफआईआईज बाहर बैठे थे इतना दिन, कल बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आया उनका जब मार्केट बढ़ना चालू हुआ। और मैं ये मानता हूं कि जब इलेक्शन रिजल्ट्स आ जाएंगे, एक सरकार, स्टेबल सरकार का एक्सपेक्टेशन है, तब एफआईआईज की तरफ से भी पैसा बहुत जबरदस्त आना चालू होगा। और जब ये आना चालू होगा तो मार्केट और एक लेवल पे चला जाएगा, यही उम्मीद है। तो एक सवाल और आपसे सर सुदीप, पिछले 15-20 दिन में एक्सेप्ट ये आरबीआई वाले डिविडेंड के कुछ भी तो नहीं बदला। सब क्रूड तब भी नीचे है, अब भी नीचे है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बिल्कुल नहीं है। केवल एक नई खबर ये आई कि 2,11,000 करोड़ का डिविडेंड आ गया, बाकी सब वैसा ही है। तो फिर ये टेक्सचर कैसे बदल रहा है? नहीं, इसमें और भी चीजें हैं। देखिए आप एनवीडिया का रिजल्ट देखिए। मैं बता रहा हूँ जी, रिजल्ट से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि शायद रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, बहुत सारे कंपनीज, उसका क्या हो रहा है, एनवीडिया का इतना फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है कि लोग एग्जिस्टिंग मॉडल नहीं खरीद रहे हैं, वेट कर रहे हैं जो इम्प्रूव वर्जन आ रहा है उसका। तो इसके कारण बहुत लोग सोच रहे थे कि एनवीडिया का शायद नतीजा ठीक नहीं आएगा, और जबरदस्त नतीजा आया। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स छोटे छोटे, इतने बड़े शायद नजर नहीं आ रहे हैं, पर ये जो एनवीडिया का रिजल्ट अच्छा आना, इसमें एक मूड चेंज हुआ। यूएस मार्केट में भी इसका बहुत पॉजिटिव असर देखने को मिला और इंडिया में भी देखने को मिला। और अब देखिए एफआईआईज का मूड चेंज होता है। जो यूएस में ब्याज दरों के लेके जो एक्सपेक्टेशन है, अब वापस आ गया कि 2 कट आएंगे सेकेंड हाफ में, जो कि मार्केट को हेल्प कर रहा है। मेटल्स में देखिए एक बहुत अच्छा रैली, शायद आप बाद में मेटल्स के बारे में जरूर बात करेंगे अजय जी है तो, पर मेटल्स में देखिए कितना जबरदस्त रैली चालू हो गया है और इसका बहुत सारे कारण है। तो मैं 2,11,000 करोड़ का डिविडेंड तो बहुत बड़ा फैक्टर है, पर उसके पहले मार्केट ऐसा शॉर्ट दिख रहा था मार्केट में। जब मार्केट में बड़ा शॉर्ट दिखता है तो एक वो सिग्नल है कि जबरदस्त रिकवरी आने वाला है। ओके अबे जी, क्या है जब हम लोग अभी कपड़े खरीदने जाते हैं, आप सब लोग जाते होंगे ना, तो टेक्सचर देखते हैं उसका। ये कॉटन रिच है, लिनन है, ये 80-20 वाला है ये डेनिम है। तो ये जो मार्केट का टेक्सचर है, क्या चेंज हुआ इसमें? नहीं, अचानक से इतना बुलिश मूड हो गया सब। देखिए, एक मार्केट में एक एक्सपेक्टेशन थी 20 दिन पहले, 10 दिन पहले तक भी, कि ये मार्केट गिरेगा। तो क्योंकि शायद सरकार को कम वोट मिले, वीक गवर्नमेंट बने, सोशली बन जाए। अब मुझे लग रहा है कि एक एक्सपेक्टेशन था कि जो लॉन्ग हैं, जो इन्वेस्टेड हैं, वो पैनिक करेंगे, वो घबराएंगे, वो बेच देंगे। हुआ उल्टा। जो या तो शॉर्ट हैं तो अब या तो जो लॉन्ग वाले हैं वो पैनिक करें, उनके पास पैनिक करने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि आप मोदी जी का इंटरव्यू देख लीजिए, पिछले 7-8 दिन से उन्होंने दिया इकोनॉमिक एजेंडा पे बात करी है। तो उन्होंने कहा कि जो टैक्स रेट्स कम होते हैं तो कलेक्शन ज़्यादा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जो लोग डर रहे थे कि भाई टैक्स रेट बढ़ा दिए जाएंगे या कुछ होगा, तो एक उनको गाइडेंस मिली कि टैक्स रेट पे ज़्यादा टिंकरिंग नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा जो पॉलिसीज़ हैं कंटिन्यूड वही रहेंगी, फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। तो जो उन्होंने इकोनॉमिक एजेंडा ड्राइव किया, उससे एक तो लोगों को थोड़ा लगा कि हाँ ये तो
जैसे भी सरकार आए, वीक आए, स्ट्रॉन्ग आए, ये पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे। जो पॉलिसी डायरेक्शन है उसी पे रहेगा पॉलिसी डायरेक्शन। तो इससे और क्या हुआ, जो मार्केट में काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी ट्रेडर्स की तरह बिहेव करने लगे थे पिछले महीने भर से। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने जो एलोकेट किया, आपका काम है एलोकेट करके रहो ना भाई, इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, सब होता रहेगा। पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम 20% कैश में बैठ जाते हैं, फिर जब मार्केट गिरेगा तब ले लेंगे। पर ये मेरे को नहीं लगता ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये सब करना चाहिए। मतलब आप अपना स्टॉक पोर्टफोलियो चर्न कर ले वो ठीक है, पर आप मार्केट से निकल के बैठ जाएं तो आप किस तरह के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हुए फिर? मतलब क्या कॉन्फिडेंस है आपका मार्केट के ऊपर? तो उनका भी नज़रिया बदला है। और तीसरी बात जो मैंने देखी है पर्सनली, वो है कि जो एफपीआईज का स्टैंस बहुत फटाफट बदला है पिछले 4-5 दिन से। और जो शॉर्ट था, अब वो शॉर्ट तो आप जाने दीजिए, पर जो अंडर एलोकेटेड थे वो अंडर एलोकेटेड नहीं रहना चाहते हैं। और सबको अब डर ये है, और जो हम कह रहे हैं कि जो अगर आप इन्वेस्टेड नहीं है तो हड़बड़ाइए नहीं, वो सब हड़बड़ा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, हड़बड़ाहट पूरी चालू है। अभी सब कह रहे हैं कि क्या ले लें अब इसमें ये सच बात है। अब सारे एचएनआई परेशान है, एकदम एचएनआई परेशान है सब। यही जो अंडर एलोकेटेड, जो मतलब सिर्फ 5-10% का अंडर एलोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर या तो आप 30% 40% कैश में बैठे हुए हैं कि भाई मार्केट गिरेगा तो पकड़ लूंगा। पर मेरे को ये लॉजिक नहीं समझ में आता कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट गिर जाए, क्यों गिर जाएगा भाई? मतलब जो लेके बैठे म्यूचुअल फंड, एसआईपी फ्लो आ रहा है, वो लोग क्या पागल हैं कि वो लगाए जा रहे हैं पैसा मार्केट में, और आप बहुत समझदार हैं कि आप एकदम उस टाइम पे पकड़ लेंगे मार्केट को जब वो गिरेगा 4 तारीख को। तो ये जो है ना, अब ये हड़बड़ाहट दूसरे खेमे में चली गई है जो अंडर एलोकेटेड है। अब वो नहीं चाहते कि ऐसा सिचुएशन हो जाए कि सडनली मार्केट भाग जाए। जो ये हड़बड़ाहट जो थी वो इसलिए थी, हम लोगों ने इस पर शो भी किया बिल्कुल कि 15-20 दिन पहले, यानी फर्स्ट फेज 19 अप्रैल को जब हुआ था, उसके बाद से सेकंड थर्ड फेज तक माहौल ये था कि इनकी सीटें बहुत कम आएंगी, ये हार सकते हैं, या बहुत वीक गवर्नमेंट अगर बनी तो बनी। ये थ्योरी एस्टेब्लिश करके मार्केट की पिटाई चालू। सज्जन जी के साथ हमने शो किया था। सज्जन जी बार बार इंश्योर कर रहे थे कि 19 जैसा रिपीट होगा। अब मैं आपसे ये समझ आता हूँ, क्योंकि आप लोग मिलते रहते हैं, अभी अजय जी भी बता रहे थे, तो जो आप लोगों से मिलते हैं बड़े आदमी, अमीर आदमी जो बहुत पैसे लगाते हैं, उनको ये किसने समझाया कि भाई अभी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, अभी लगाओ जल्दी से, तो हड़बड़ा रहे वो? उनका मूड कैसे बदला? जो पिछले हफ्ते 10 दिन में हुआ है, जो पोलिंग का, आई थिंक एक सबको सॉफ्ट फीडबैक मिल जाता है। पोलिंग के बाद 4 फेज हो गए, अब तो 5 फेज हो गए, तो अब उनको भी एक फीडबैक मिलने लगा कि शायद स्थिति इतनी खराब नहीं है जितना वो सोच रहे थे। और दूसरा, जो मैं फिर से कहूंगा, जो मोदी जी ने बार बार चैनल्स पे जाके जो इकोनॉमिक एजेंडा की बात दी है, एक तो है कि आप वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंटीज को दिए, आप मास मार्केट को, वो अपना आप स्पीच में दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो अलग है, वो इलेक्शन वो। पर जो इकोनॉमिक एजेंडा पे उन्होंने क्लियर डायरेक्शन दिया है पिछले हफ्ते भर से, उससे अब किसी के मन में ये डाउट नहीं है कि ये सरकार वापस आएगी, जिस तरह के वोट से आएगी, ये क्या करेगी, वो क्लैरिटी है अब। तो मैं उनके सारे इंटरव्यू सुने पिछले हफ्ते भर से, और उसी में उन्होंने आई थिंक जो जितना किया है पहले 10 साल में, उसको उनके हिसाब से 2 चीजें उन्होंने कही। एक तो स्केल और बड़ा होगा, स्पीड, और 100 डे एजेंडा 25 साल की भी बात कर रहे हैं वो, तो कह रहे 75 साल तो हो गए, अब अगले 25 साल क्या? तो 25 साल का विजन और स्पीड बढ़ाएंगे रिफॉर्म की, और जो स्केल है रिफॉर्म्स का वो भी और बड़ा करेंगे। तो मार्केट जो है, कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये सब अच्छा लगता है कि भाई अगर प्राइवेट कैपेक्स बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ की तरफ क्लियर फोकस है। सिर्फ यही नहीं बता रहे कि हम 8-9% जीडीपी बढ़ाएंगे, पर कैसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, एक वर्चुअस साइकिल कैसे जनरेट होगी कि एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल, डिजिटल, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा एक साइकिल आपने बना दी। तो वो वर्चुअस साइकिल चाहिए आपको जीडीपी ग्रो करने के लिए। तो मार्केट को ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इनके कंट्रोल में, इनके दिमाग में है कि ये वर्चुअस साइकिल कैसे चलेगी ये, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ नहीं तो आप बात करते हो तो एक और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस लोगों को कि कंटिन्यूटी है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके अजय जी, एक छोटा सवाल आपसे, फिर मैं अनुराग के पास जाऊंगा। अजय सर, क्या ये इंडेक्स मैनेजमेंट की तेजी है, या ऐसा लोगों को सोचना चाहिए कि साहब इंडेक्स मैनेज है, हाई पे खड़ा कर दिया हमने, नीचे डिलीवरी बेस बाइंग या बहुत सेक्टर लोकेशन वाली बात अभी नहीं है? देखिए, इंडेक्स का तो मैनेजमेंट हर इन्वेस्टर जो लार्ज ग्रुप्स हैं हमेशा करते हैं, बिकॉज उसके सारा जो सेंटिमेंट है आपका वो इंडेक्स से ही चलता है।
अगर आपका मिड कैप में जब आपने रैली देखी और इंडेक्स नहीं चल रहा था उस जमाने में, तो उसमें आपका सेंटिमेंट नहीं बढ़ता था मार्केट में। तो देखिए पूरी जो यूनिवर्स है मार्केट की, उसमें दो तरीके के लोग हैं। एक है जो आपका पैसा चाहते हैं कि आप दीजिए उनको इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा यूनिवर्स है जिनका पैसा है उनको देना होता है किसी को, और हम उस यूनिवर्स की बात करें जहां पे सरप्लस इनकम है। और एक तीसरा यूनिवर्स है जिनके पास कोई पैसा नहीं है, उनके लिए नौकरी नहीं है, उनके लिए ये इकोनॉमी थोड़ा सा शायद इतनी बेनिफिशियल नहीं रही है जितनी काफी एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन रही है। तो उस हिसाब से जो भी हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स हैं, पी फंड्स हैं, उनका एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है कि इंडेक्स हैज टू बी मैनेज्ड, कि उसके अंदर में इन्वेस्टर्स को कंफर्ट रहे कि मार्केट बढ़ रही है और उनको अबव इन्फ्लेशन रेट या सुपीरियर रेट ऑफ रिटर्न उनको मिल रहा है। तो वो तो चलता ही रहेगा किस्सा, बट उसमें एक चीज होती है जरूर, कोई ना कोई सेक्टर आपको ऐसा मिलता है जो अंडर परफॉर्म करता है इंडेक्स को, और वो फिर नेक्स्ट स्टेज की रैली के लिए तैयारी हो जाती है। जैसे आपने देखा पहले ऑटो नहीं चला तो ऑटो चला, फिर उसके बाद में बैंकिंग नहीं चला, बैंकिंग चला, उसके हेल्थ केयर बहुत ही खराब पोजीशन में था, फिर हेल्थ केयर ने सपोर्ट किया। बट इंडिया का इंडेक्स ऐसा है, बैंकिंग ही है जो इंडिया के इंडेक्स को चेंज करता है, और जैसे ही बैंक स्टॉक चले इंडेक्स अपना चल पड़ा। तो मैनेजमेंट तो नहीं कहूंगा, बट ये जरूर कहूंगा कि जो रिलेटिव वीकनेस होती है सेक्टर्स के अंदर में, और इस बार बैंकिंग में थी, तो इंडेक्स को उठाना काफी आसान हो गया। ओके अनुराग जी, आप लोगों को क्या मूड है? सो नीरज जी, लास्ट में सवाल आते हैं तो क्या है ना कि सिलेबस मोटा मोटा कवर तो हो चुका है। नहीं, सिलेबस कवर नहीं हुआ। आप बोलिए ना, अभी बताता हूँ मैं आपसे, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ, पर देखिए, और थोड़ी स्ट्रेस ऐसे भी है, तो चर्चा को लाइट रखेंगे। एक एसआईपी पर थोड़ा एक संजीदा व्यू मैं जरूर दूंगा, क्योंकि उस पर मैंने कुछ रिसर्च की है। लेकिन उसके अलावा देखिए, हाई लेवल पे नीरज जी देखिए, व्यू ये है कि पार्टी एकदम भरपूर ऑन है। थोड़ा सा फर्क है लेकिन इस पार्टी में, अगर मैं कहूँगा जैसे कहते हैं ना कि पार्टी में 6-7 बजे शुरू होती है और मिडनाइट तक बेस्ट टाइम होता है। मिडनाइट 12 के बाद आप उसको स्ट्रेच करते हैं और 1 बजे के बाद तो डिजास्टर ही होता है। तो अगर हम टाइमिंग देखें तो यूएस में आई वुड से नीरज जी के पार्टी अभी तकरीबन वापस से रिफ्रेश मूड में शुरू हुई है। अबाउट 6 से 7 बज रहे हैं शाम के, तो पार्टी चलेगी। इंडिया की पार्टी मैं कहूंगा तकरीबन 10 से 12 बजे के बीच में कहीं पर है। प्रिसाइसली नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ी स्ट्रेच हो गई है। 2 रीजन देता हूं उसके। देखिए, यहाँ पर आप नेस्डेक और एसएनपी को देखते हैं, लेकिन रसल 2000 अभी भी अपने पीक 2021 के लेवल से 20% डाउन है। ब्रॉडली अगर 52 वीक्स हाइज भी देखेंगे तो ज्यादा कंपनीज विद इन S&P 500 अपने 52 वीक लोज पर भी उतनी ही कंपनी मिलेंगी आपको जो 52 वीक हाइज पर हैं। तो ब्रॉडली इंडेक्स को कुछ कंपनीज ने संभाला हुआ है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में रैली तभी आएगी जब फेडरल रिजर्व का रेट कट्स होगा। उसके अलावा तो अभी सिर्फ जो ऑलमोस्ट लिमिटेड या नो डेट वाली कंपनीज है उन्हीं में रैली चल रही है, विच इज जस्टिफाइड। इंडियन मार्केट्स ऑन द अदर हैंड, सभी indexes and especially small and mid caps are at peaks, which indicates that we are in the later stages of the party. इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत कोई मेजर करेक्शंस आएंगे या क्रैशेस आएंगे, बट जैसा अजय सर ने कहा, मतलब कंप्लीटली उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। मैसेज ये है कि देखिए, अगर आप मार्केट्स में पैसा लगा हुआ है और बन रहा है तो देखिए लॉन्ग टर्म नजरिया रखिए। लेकिन अगर आप कुछ फंड्स को लेके बाहर भी बैठे हैं तो कोई ऐसी लॉटरी इस समय मिस नहीं हो रही है। ये वो लेवल्स नहीं है जहां पर आप कहें कि अरे मैंने मिस कर दिया ना, आप उसको चेज करने की कोशिश करें। तकरीबन ये दिस इज अ हाई लेवल व्यू आई वुड लीव ऑन इलेक्शंस। नीरज जी, आई थिंक मैंने सबके नजरिया सुना। देखिए, 2004 की बात हमेशा होती है, बट आई थिंक ये मामला उससे कंपेरेबल नहीं है। 2004 के बाद से ग्लोबल रैली का माहौल बना। मेटल्स बनाइए, एक्सपोर्ट्स की बात कीजिए, इंडिया में भी एक नए किस्म की इंफ्रा एंड रियलिटी का बूम चला। तो ओवरऑल एक तेजी का माहौल था। वो जरूरी नहीं है, दुनिया उसके बाद से अब काफी बदल चुकी है। तो वी कांट से दैट इवन इफ दिस गवर्नमेंट लूजेस तो सेम टाइप की रैली बनेगी। इट इज अ सिमिलर लॉजिक दैट मेनी पीपल ट्राई एंड से कि हम फिर से वो 2002 के 8 की फेज में, हम लोग नहीं है। वो फेज एकदम अलग था, वो वैल्यूएशंस एकदम अलग थे। उसके स्टार्टिंग वैल्यूएशन बहुत मायने रखते हैं। 2002 और 3 के स्टार्टिंग वैल्यूएशंस बहुत अलग थे, आज बहुत अलग हैं। सेकंड इज दुनिया बदल चुकी है, और उसके अलावा आई थिंक
वी आर नॉट इलेक्शन प्रेडिक्टर्स, बट आई थिंक लगता है जैसे कि मार्केट ने मन बना लिया है कि ये गवर्नमेंट रिपीट होगी। नाउ रिपीट होती है तो ठीक है, मार्केट में 2-3% का और उछाल आ जाएगा और एक लॉन्ग टर्म क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन अगर थोड़ा डावाडोल होता है कि गवर्नमेंट आ रही है लेकिन उतनी स्ट्रांगली नहीं आ रही है, तो नीरज जी देखिए ये एक डायरेक्शनल चेंज है। इंडिया इज एट अ पॉइंट वेयर मोर देन एनीथिंग एल्स इट नीड्स अ डायरेक्शनल क्लैरिटी। इस टाइम पे अगर कोई भी पॉपुलिस्ट रेजीम आ गई तो उसका जो शॉर्ट टर्म नजरिया होगा वो ज्यादा नुकसान करेगा इकोनॉमी को, और इकोनॉमी इन अ लॉन्गर पीरियड अबाउट अगले 4-5 साल के लिए टेल स्पिन में जा सकती है। तो आई थिंक वो जरूरी है, हालांकि लगता नहीं कि हम वहां पहुंचेंगे। तो बहरहाल आई थिंक अनुराग, इसमें दो मैंने आपसे कहा था ना, मैं थोड़ा सा ट्रिकी आपसे पूछूंगा जी। आपने कहा कि पार्टी हमारी जो है 12 बजे खत्म होती है तो 10-11 बज रहे हैं इस समय। हाँ। इंडिया में ना फेस्टिवल 4-5 दिन मनाए जाते हैं। ये लाइटर नोट में नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ आपसे। ऐसी कोशिश पिछले 2 साल में कई बार हो चुकी है कि अब पार्टी खत्म होने वाली, निकल लो। अब वो आप निकल के चले गए, मतलब असली पार्टी तो अब शुरू हुई है। ये मिस आउट फीलिंग कई बार हो चुकी है इंडिया में। उसका कारण शायद मुझे ये लगता है, आप लोग बताइएगा, कि एक स्ट्रक्चरल चेंज से इकोनॉमी और मार्केट गुजरा है। इसलिए बार बार लोगों को ये गलतफहमी, ये धोखा हो जाता है कि मार्केट की पार्टी खत्म होने वाली है और फिर शुरू हो जाती है वहीं से। एक दूसरा, आपने कहा इलेक्शन वाले में, मुझे लगता है कि अगर कोई भी रिजीम इस समय होगी तो जो डायरेक्शन पिछले 10 साल में सेट कर दिए गए हैं उससे आप डेविएट हो नहीं पाएंगे। अगर आप होंगे, कोशिश भी करेंगे, तो आप सेल्फ में कोलैप्स कर लेंगे, चल नहीं सकता आप। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपने एक बार आदत जिस चीज की लगा दी उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपको मैंने बहुत अच्छे हाईवेज दे दिए हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि कल से हाईवे बंद, अभी फिर से वही पुरानी वाली रोड पे चलेंगे। इम्पॉसिबल है, अब वो गवर्नमेंट सस्टेन नहीं कर पाएगी। बताइए। हाँ, ओके, ये दोनों सवाल नीरज जी थोड़े कॉम्प्लेक्स है। ओके, पहला बोलते देखिए, पार्टी का इन द सेंस व्हेन यू आर सेइंग न्यू स्टार्ट है, देखिए न्यू स्टार्ट ऐसे, अब ये तो हम अगले 10 साल बाद में ही बता पाएंगे कि क्या इंडिया ने एक नया करवट ली और एकदम चाइना वाली तेजी पकड़ ली और अगले 10 साल बम्पर निकले। क्या वो होने जा रहा है, वो तो देखिए हिस्ट्री में ही हम लुक बैक करके बताएंगे। लेकिन ट्रेडिशनली जो स्पीड रही है इंडिया की प्रोग्रेस की, उससे ऐसा नहीं लगता कि देखिए मोदी गवर्नमेंट को भी 10 साल हो चुके हैं नीरज जी, तो वी कांट से दैट दे आर जस्ट स्टार्टिंग, राइट। वी नो द पेस एट विच दे गो, उनकी पेस, उनकी डायरेक्शन सही है, उनकी रफ्तार भी ठीक है, लेकिन वैसी नहीं है कि हम रातों रात कुछ तब्दीली, इंक्रीमेंटल है, एक्सपोनेंशियल नहीं है। यू नो दैट इज हाउ आई वुड लाइक टू पुट इट। सो ये वैसा भी स्टार्ट नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि जिससे एकदम I mean, we will go directionally right, but we know the pace at which we will go, right? इकोनॉमी अगर 6 से 7 में ग्रो करेगी तो 6 से 7 के बीच में ही ग्रो करेगी, और इंटरमिटेंट डिफिकल्टीज भी आएंगी जैसे कोविड आया। तो ऐसा नहीं है कि हम 9-10 पे जा रहे हैं, वो नहीं होने जा रहा है। ये एक ग्लोबल नजरिया मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज ये इंटरनेशनल इंडिया में हो सकता है थोड़ा बुलिश माहौल हो इससे, लेकिन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स कुछ ऐसे ही सोचते हैं दैट वी नो द पेस एट विच एटलीस्ट उसमें कोई क्रैशेस ना आए। सेकेंड पॉइंट, रिवर्स कोर्स का, देखिए बॉन्ड इंडिसेस में हम शामिल हो गए हैं। हमने देखा कैसे लिज ट्रस की सरकार गिरी यूके में जब उन्होंने फिजिकल डेफिसिट से थोड़ा खिलवाड़ किया। लेकिन वी हैव टू रियलाइज दैट इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल अ वेरी कैपिटल कंट्रोल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी, और पॉपुलिस्टिक गवर्नमेंट को सबसे पहले यही देखना होता है कि मेरे 5 साल कैसे चलें, और they don't take a strategic view. I think the bigger difference नीरज जी जो इस सरकार में और बाकी सब में है कि एक 15 साल का व्यू सिर्फ यही सरकार ले रही है। मैंने नीरज जी इंडियन पॉलिटिक्स को 2000 से समझना शुरू किया है। I have not seen a government जिसने 10 साल का 15 साल का नजरिया लिया हो, and I think that's a big dent. So बहरहाल हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट रिपीट हो रही है, एंड आई थिंक वो अगली लड़ाई जो है वो 5 साल बाद लड़ी जाएगी। तो फिलहाल के लिए सब कुछ क्लियर है, बट बैक टू द मार्केट्स नीरज जी, वैल्यूएशंस 2003 और 4 वाले नहीं है, तो 2002 से 2007 वाली ग्रोथ मार्केट लेवल पे मत एक्सपेक्ट कीजिए। इकोनॉमी विल ग्रो, मार्केट्स विल नॉट। फेवरेट एग्जांपल मेरा इसका है, गुरुग्राम में मेरा भी बेस रहा है। अगर आपने गुरुग्राम में 2000 में जमीन खरीदी होती तो आज के आपकी वेल्थ क्रिएशन एक अलग होता। आज आप खरीद रहे हैं तो वेल्थ क्रिएशन वो नहीं होने जा रहा है। कुछ ऐसा ही मार्केट में गुरुग्राम
पहले से 20 साल में बहुत बढ़ चुका है। इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रो, बट मार्केट वैल्यूएशन उतने फेवरेबल नहीं है कि कोई लॉटरी आपकी मिस हो रही है। नीरज जी, अजय जी का इलाका है गुरुग्राम, और वहाँ मतलब 100 करोड़ के फ्लैट ऐसे बिकते हैं जैसे फ्री मिल रहे हो। अजय जी ऐसा है क्या, उधर क्या है वहाँ पे? आप क्या बंबई में हमसे ज्यादा महंगा बिकता है? देखिए देखिए, जैसे पैसे की कीमत भी कम हो गई है, ये भी देखिए ध्यान से। बट आई थिंक सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको, इंडिया की सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या हुई है, ये छोड़िए कि पुरानी चीजें बिकेंगी, इतनी नई प्रॉपर्टी आ गई अनुराग भाई, इतने नए इलाके आ गए, गुरुग्राम में भी आगे बढ़ते जा रहा है कि आपको रिटर्न की कमी नहीं है। आपने जोमेटो कभी सुना नहीं था, आपने पेटीएम चलो उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, कभी सुना नहीं था, पीबी इंफोटेक जैसी चीजें थी नहीं हिंदुस्तान के अंदर में। ये सब जो नई नई चीजें आ रही है, थीम आ रही है, ये एक हमको इम्पेटस देती है कि इस मार्केट के अंदर में, इन आईपीओ के माहौल में जो नई नई थीम आ रही है, वो हमको यही रिटर्न और बल्कि इससे ज्यादा रिटर्न देंगी। बिकॉज अब जो कंपनियां बन रही हैं हमारे यहाँ पे, उनको आप देखेंगे ग्लोबल स्केल या इंडिया का फुल स्केल करने में 3 से 5 साल लगते हैं। पुरानी कंपनियां ले लीजिए, जैसे बिरला ले लीजिए, चाहे महिंद्रा ले लीजिए, उनको लगे 50 साल इंडिया में बनाते हुए मार्केट शेयर। आप नायका को ले लीजिए या इसको जैसे जोमेटो को हम ये नहीं कह रहे रिकमेंड कर रहे हैं खरीदने के लिए, बट उनको ले लीजिए, उन्होंने नेशनल स्केल बना दिया है 3 से 5 साल के अंदर में। तो जो ये पुरानी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, उसके रिटर्न कम आएंगे, नए थीम में डालेंगे, मेरे हिसाब से ये एक नई चीज है। और आप भी देखिएगा कि आपने कहा गुरुग्राम की बात करी आपने, 10 साल तक गुरुग्राम में कोई प्रॉपर्टी के प्राइस नहीं बढ़े, बट जब बढ़े, जब मोमेंटम आया तो 3 साल में 10 साल का मोमेंटम भी पार कर दिया। तो सो हमारे हिसाब से तो हर इक्विटी मार्केट में आपको कोई ना कोई थीम ऐसी जरूर मिलेगी जिसमें आपके रिटर्न्स पिछले 5 साल से और अच्छे होंगे। ये तो हमें लेके, अदरवाइज फिर हम लोग को रिटायर होके चले जाना चाहिए, वो शायद हमको फिर भी रिटायर कर दे लोग, बट अगर हमको नई थीम नहीं ढूंढी तो फिर हमें मजा क्या रहा। जैसे एक इनके अमेरिका की कंपनी है ना एनवीडिया, जिसने अभी सबके बिल्कुल नाक में दम कर रखा है, $2.5 ट्रिलियन पहुंच गए। अभी मैं आपको एक नया नाम बता रहा हूं, देखिए कहाँ थी, बताइए नया नाम से सबके लिए बता दीजिए। चलिए, नया नाम है सेरेब्रा। अभी वो चैलेंज करने वाली है एनवीडिया को। उसने वेफर साइज का चिप बनाया, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, $700 मिलियन उन्होंने अभी रेस किया कुछ दिन पहले। तो थ्रेट हो रहा है। हमेशा मैं इस बात का बहुत कायल हूँ कि टेक्नोलॉजी से आप जीत नहीं सकते। जहाँ पर डिसरप्शन किया उसने, फिर आपकी पुरानी सारी प्रोमाइसेस धरी रह जाएंगी। अभी एनवीडिया ने सबको बता दिया है भाई साहब, अभी नया आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सेरेब्रा कल उनको पलट देगी, लेकिन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में आप देखिए क्या होने वाला है। सो इंडिया को देखने का थोड़ा चश्मा अलग होना चाहिए कि ये एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। यहाँ पे अचानक से कोई चीज़ रातों रात खड़ी हो जाएगी और आपको पता भी जाए। जोमेटो इज़ वेरी गुड एग्जांपल कि एक साथ स्केल अप कर दिया पूरी कंट्री में। 2008 में शायद कंपनी स्टार्ट की थी उन्होंने, स्टार्टअप, और 8 से टिल डेट में आप कहाँ पहुँचा दिया कंपनी में। पार्टी अभी कहाँ है, 10 बजे वाली में कि 12 बजे वाले में, कि अभी खत्म होने वाली है? नहीं, पार्टी अभी शुरू ही नहीं हुई है। शुरू नहीं, बोल रहा हूँ आपको, 6 बज रहा है। मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। हाँ। जब मैं पहली बार मैंने इन्वेस्टमेंट का काम शुरू किया सिटी बैंक में 94-95 में, तब निफ्टी का इंडेक्स लॉन्च हुआ था। तो उस टाइम निफ्टी जब लॉन्च हुआ तो 700 के लेवल पे था निफ्टी। और मेरा जो कंट्री हेड था उसको बहुत डर लगता था कि 700 से 650 आ गया तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उस टाइम पे लेते और कुछ नहीं करते, देश को बढ़ने, तो सरकारें बदल गई, लड़ाइयाँ हो गई, झगड़े हो गए, आज 23,000 हो गया वो। अब हम कह रहे हैं कि 23 का 24 होगा, 25 होगा, क्या होगा। तो एक तरफ वो ग्रोथ मिला है सब इन्वेस्टर्स को, ठीक है, और ये मुझे नहीं लगता कि ये रुकेगा यहाँ पे। दूसरा, जैसे आपने कहा एनवीडिया $2.5 ट्रिलियन की कंपनी हो गई। हम क्या हुए एज अ मार्केट कैप $5 ट्रिलियन, हम उसमें बहुत खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या हम सिर्फ 2 एनवीडिया के बराबर हैं? यही है हमारी अपॉर्चुनिटी। अगर सच में अगर कोई कहे कि हाँ ये हम 5 ट्रिलियन हो गया, अब इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ सकते, तो फिर ये शो करने का, देखने का कोई फायदा ही नहीं है किसी के लिए। फिर क्या चर्चा करें? इससे और थ्रिलिंग एग्जांपल दूं? हाँ जी, बिल्कुल दीजिए। पिछले क्वार्टर में जब एनवीडिया के रिजल्ट आए थे, उस दिन उसने एक रिलायंस इंडस्ट्रीज को जन्म दिया था। एक दिन में रिलायंस का अभी भी $300 बिलियन का मार्केट कैप, हमारी सबसे बड़ी जो कंपनी है वो $300 बिलियन का मार्केट कैप नहीं है उसका। एग्जैक्टली, ठीक है, और वहां पे आप कंपनी है जो 2.5-3 ट्रिलियन की कंपनीज हैं। तो अगर छोटा टर्म का आप नजरिया ले कि मेरे को तो 2 दिन की पार्टी करनी है, उसके लिए मैं सक्षम नहीं हूं जवाब देने का। पर कोई कहे कि बस 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं कहूँगा पार्टी अभी इंडिया में शुरू भी नहीं हुई है। अभी तो हमने स्क्रैच भी नहीं किया है। जो हमारा सरफेस है, जो ग्रोथ
क्रिएट करेगा इस देश में। ओके इसी पे एक सवाल और, फिर हम अपने वो वाली थीम पे आएंगे। मेटल में बहुत समझना है मुझे आज। सुदीप सर, आपको क्या लगता है? देखिए, इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं जिससे दर्शकों को समझने में आसानी रहे। गवर्नमेंट रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है, हम लोगों को 4 को पता चलेगा, लेकिन अजम्पशन पे लोग लेके चल रहे हैं कि रिपीट हो रही है, जिस भी सेंस में रिपीट हो रही है। तो बहुत सारी जो पॉलिसीज़ चेंज हुए हैं वो सब बदल रहे हैं, और मैं ये मानता हूँ कि इस गवर्नमेंट में जो हेड कर रहे हैं मिस्टर मोदी, उनका जो विज़न है इकॉनमी को लेकर के वो बहुत ही डिफरेंट है। और अनुराग ने ये बात बिल्कुल सही कि अब से पहले कोई 2, 4, 5 अगले इलेक्शन से पहले कोई सोचता ही नहीं था। अभी यहाँ 15, 20, 30, 2047 की बात हो रही है कि हमको कैसे करना है, और उसके लिए कंपनियाँ काम कर रही है और उस तरह के सिस्टम बनाया जा रहा है। तो क्या ये मार्केट इस बात को अब सेंस कर रहा है? 10-15 दिन पहले उसको नहीं समझ में आता। मेरे तो यही सवाल बार बार मन में आता है कि 10-15 दिन पहले से क्या उनको लग गया था कि एकदम घबरा गए बेचारे, अब लग रहा है कि नहीं रियल थीम है यहाँ पे। सुदीप सर, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं अभय जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ पे तो पार्टी अभी शुरू हुई है। और ये देखिए, शॉर्ट टर्म अगले हफ्ते क्या होगा, अगले हफ्ते वोलेटिलिटी रहेगा, ये सब बिल्कुल सही है। मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगा, मार्केट तो इसीलिए है। पर 5 साल 10 साल की बात करें तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट इज गोइंग टू गो न्यू प्लेसेस। और ये एनवीडिया का एग्जांपल है कि हम लोग का औकात क्या है, 2 एनवीडिया, ये सारा कंट्री 2 एनवीडिया का बराबर है। तो ये तो मतलब बिल्कुल सही बात है। और ये मार्केट में मार्केट एक लेवल पे चलता है, और उसमें हर रोज सुबह शाम क्या 5 साल 10 साल का असेसमेंट नहीं होता। तब वो कितने शॉर्ट पोजीशन है, किसको शॉर्ट कवर करना है, कहाँ इंडेक्स थोड़ा मैनेज करना है, ये बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में अगर हम देखेंगे कि पिछले हफ्ते मार्केट जबरदस्त गिरा था, इलेक्शन को लेके, अनसर्टेनिटी लेके, फिर रिकवर हो गया, ये तो चलता रहेगा। जो ट्रेडर्स हैं, डे ट्रेडर्स हैं, वो तो पैसा बनाएंगे और वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे अपने लिए, तो ये सब चलता रहेगा। बट जैसे ही हम लोग इसको एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखना चालू करेंगे, तब ये सिचुएशन और ये नजरिया बदल जाएगा। मेरा मानना तो यही है कि इसको थोड़ा लंबा देखते हैं और ये समझते हैं कि इतना इनोवेशन आ रहा है, इतना अपॉर्चुनिटी इंडिया के सामने है। और देखिए, मतलब गॉड सेंट मैं कहूंगा, जियोपॉलिटिकल स्थिति भी ऐसा हो गया कि सब लोग प्रेफर कर रहे हैं इंडिया के साथ बिजनेस करने का, इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का, इंडिया से एक्सपोर्ट लेने का, वीजा-वी चाइना। और ये 5 साल पहले बिल्कुल अलग था, 10 साल पहले बिल्कुल अलग था। सब लोग चाइना में जबरदस्त पैसा लगा रहे थे, सब लोग चाइना में अपना बैक ऑफिस बना रहे थे, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बना रहे थे, बट वो बिल्कुल चेंज हो गया। आज इंडिया के सामने बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और मैं तो ये मानूंगा कि वो हम स्क्रैच कर रहे हैं, सिर्फ सरफेस स्क्रैच कर रहे हैं। और अगर आप किसी ने अगर वियतनाम का प्रोग्रेस चेक किया है, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग, जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना से वियतनाम शिफ्ट हो रहा है, और हुआ है। इंडिया में बहुत ही कम हिस्सा आया है उसका, अभी भी वी आर स्टिल नॉट देयर। और ये अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास बहुत बड़ा है, और ये अगर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट विद राइट फोकस रहा तो जरूर इसका बहुत अच्छा फायदा हम लोग उठा पाएंगे। और इंडिया में एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है। हमने एक जो बूम अभी देखा है वो छोटा है, इसका एक बहुत बड़ा वर्षन आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चाइना जैसा एक बहुत बड़ा कुछ होगा, क्योंकि चाइना का ग्रोथ मॉडल अलग था, हमारा ग्रोथ मॉडल अलग है। तो शायद हम लोग एक दूसरा मॉडल का ग्रोथ देखेंगे जो कि मार्केट में भी रिफ्लेक्टेड होगा। इसीलिए हम सबको कहते हैं कि मार्केट में आप निवेशित रहिए जी। ऐसा नहीं है हड़बड़ा के आप एग्जिट लीजिए, थोड़ा बहुत बढ़ गया, थोड़ा बहुत घट गया, आप मार्केट में टाइम दीजिए जी। अच्छा, ये बात आपने बड़ी सही कही। अपने दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि इस शो में हम लोग नहीं डिस्कस करते, आउट ऑफ द कोर्स हो जाएगा, वियतनाम की स्टोरी ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है चाइना से, और मतलब रन रेट के हिसाब से देखें तो इंडिया को भी उसने पीछे छोड़ा है। ज़रूर उसको पढ़िए, आपको बहुत चीज़ें समझने में आएंगी कि वियतनाम में हो क्या रहा है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, लौट के तुरंत आते अजय सर के पास जाऊँगा, और मुझे आज कमोडिटी में मेटल की स्टोरी समझनी कि वहाँ हो क्या रहा है, स्ट्रक्चरल चेंज है या सिर्फ सप्लाई डिसरप्शन की वजह क्या है वहाँ पे। छोटे से ब्रेक के बाद समझते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा वीकेंड स्पेशल में। और अभी हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया मार्केट का टोन टेक्सचर क्या है और यहाँ से आगे की रास्ते क्या दिख रहे हैं।
लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, ग्लोबल सेक्टर है वो मेटल्स का, और उसमें पिछले अक्टूबर से शानदार तेज़ी बनी है, बहुत अच्छी रिकवरी आई है उसमें, ख़ास तौर पे नॉन फेरस में, यानी कॉपर में, एल्युमिनियम में, जिंक में, निकल में, प्लेटिनम में, जिधर देखो उधर बहुत बड़ी तेज़ी बनी है। ये क्यों आ रही तेज़ी, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इसका स्टॉक वाइज इन द सेंस, मतलब रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन भारतीय कंपनियों के हिसाब से क्या असर पड़ने वाला, ये समझेंगे। अजय जी, आप बहुत क्लोजली मेटल्स को समझते हैं, क्या हो क्या रहा है ये बताइए हमें ज़रा। देखिए, बड़ा सिंपल है। सारी दुनिया की इंडस्ट्रीज के अंदर में कंपटीशन हो सकता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो नॉन फेरस की है, जिसमें दुनिया में कुछ ही कंपनियां हैं जो इसके अंदर में है और उसी में रहेंगी। इसमें नया कंपटीशन नहीं आ सकता है और इसके कारण प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं कि कभी आपके कॉपर प्राइस बढ़ेंगे, कभी गिरेंगे, बट इन कंपनियों की जो यूनिक मोनोपोली है वो कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। उसको वनस्पत देखते हुए कभी ग्लोबल सप्लाई कम होती है, कभी ज्यादा होती है, और खासकर स्पेकुलेटिव के अंदर में जो आपके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में प्राइसेस होती है ऊपर नीचे है। बट जो कोर है इस कंपनीज का, इंडिया में भी 2 ही 3 कंपनियां हैं जो पूरे सेक्टर को स्ट्रगल करती है। ग्लोबली सिर्फ 3 कंपनियां हैं और लोकली कुछ 10-12 कंपनियां हैं। तो नॉन फेरस एक ऐसा सेक्टर है दुनिया के अंदर में जहां पे ना कोई नया कंपटीशन आ रहा है और ना पे नई कोई माइंस इतनी ज्यादा हो रही है, बिकॉज एनवायरमेंट रीजंस के लिए और सप्लाई के लिए ये कुछ ही कंट्रीज के अंदर में है। स्टील में जैसे आयरन और कई कंट्रीज में है, बट ये नॉन फेरस जो ऐसा है वो सप्लाई भी लिमिटेड है और डिमांड अनलिमिटेड है कि जितने भी हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के है आइटम्स हैं, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब उसी में जा रहे हैं प्रोडक्ट में जो नए एनवायरमेंटल लॉस को मीट करते हैं, जो कि स्टील की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो आप दोनों तरफ देखेंगे इस इंडस्ट्री को, सप्लायर, माइंस, कंपनीज इतनी लिमिटेड है कि आप उसको उसके आधा मुनाफा शायद ये किसी कोई सेक्टर ने नहीं कमाया, टेक्नोलॉजी को छोड़ दीजिए, किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं कमाया ओवर द लास्ट 10-15 इयर्स। और जब भी दाम गिरे हैं इस साइकिल में, जिसने भी निवेश किया है, कंपनियों के दाम गिरे हैं, बहुत अच्छे रिटर्न देखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्वायरमेंट लॉ देखते हुए चाहे हिंदुस्तान ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, नई माइंस का खुलना, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, 15 साल का टाइम ले रहा है आज की तारीख में कोई भी नई माइन का। इससे अच्छी इंडस्ट्री क्या हो सकती है जहां डिमांड अनलिमिटेड, सप्लाई बहुत ज्यादा लिमिटेड हो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देसी भाषा में कहते हैं मिट्टी बेच के पैसा कमा रहे हैं, जमीन खोदो और नोट में कन्वर्ट करो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। चिली दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर का प्रोडक्शन होता माइनर है और वहाँ पे भी इश्यूज खड़े हो गए। अब जो डेटा सेंटर आ रहा है, ईवी आ रहा है, एआई आ रहा है, इन सब में कॉपर और एल्युमिनियम और निकल की ज़रूरत पड़ रही है, जिंक की ज़रूरत पड़ रही है, और इसी वजह से जो अजय से कह रहे हैं बहुत सा। अजय जी एक चीज़ बताइए, हमको ये बताया गया, हमने पढ़ा भी है कि साइकिल होता है 10-10 साल के, 15-15 साल के, जो भी एक टाइम, क्या ये साइकिल की शुरुआत है अभी कि एकदम अक्टूबर से जो भी रैली बनी है वो अभी एकदम शुरुआती नेसेंट स्टेज में है? देखिए, जो पुराने साइकिल थे इस इंडस्ट्री में देखे हमने कि पुराने साइकिल 10 से 20 साल तो भी चले हैं, पर 20 साल तक एल्यूमिनियम के प्राइस नहीं बढ़े। वो साइकिल अब एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि 2-3 रीजन हो गए। एक तो रीजन खासकर जो इंडिया में भी हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर की एंट्री इस सेक्टर में, चाहे कमोडिटी है चाहे कंपनीज है। जो रिटेल इन्वेस्टर जो घुस रहा है कमोडिटीज में, ट्रेड में, हेज फंड्स है, ये जिसकी एंट्री आई है, आज की तारीख में फाइनेंशियल मार्केट का कंट्रोल कमोडिटी पे ज्यादा है और कमोडिटी मार्केट का कंट्रोल कमोडिटी पे कम है। उसको देखते हुए अब एक्चुअल डिमांड सप्लाई पहले होती थी, चलती थी, उसको देखते हुए अब नहीं मार्केट चलती है। अब चलती है जो हेज फंड्स हैं, जो जिससे फाइनेंशियल सेंटर्स में, जो कमोडिटी सेंटर्स में, फॉरवर्ड्स में खरीदने वाले हैं, वो लोग क्या इस प्राइस को करते हैं। तो इस आप देखेंगे साइकिल अब 2 से 3 साल का हो गया है। बूम साइकिल आया, कोविड पे आया, बिल्कुल एकदम बूम आया, उसके बाद में बस्ट भी हुआ 1-1.5 साल में, और पूरे 1.5 साल का साइकिल कंप्लीट करके फिर अपलिफ्ट हो गया है मार्केट आज की तारीख में, और आप देख रहे हैं रोज की रोज प्राइस बढ़ रही है। तो आई थिंक वो जो 10-20 साल के साइकिल थे पिछले 70, 80 और 19 के 90 के जमाने में, वो आई थिंक अब नहीं है, क्योंकि जैसे ही दाम गिरते हैं, हेज फंड जो है वो कमोडिटी फ्यूचर्स खरीद के उसी दाम को जो पहले 5 साल लगते थे, अब वो 5 महीने में रिट्रेसल हो जाता है। बड़ी सही बात कही आपने सर। ये हेज फंड ने ना साइकिल ही बदल दिया। मुझे ध्यान है कि भी कुछ दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी थी कि बहुत सारे जो एनर्जी के डेस्क थी बड़ी बड़ी, उन्होंने कमोडिटी डेस्क खोल दी क्योंकि उधर कुछ खास हो नहीं रहा था, चलो इधर कमोडिटी में खेल करते हैं, और बड़े पैसे लगाए जा रहे हैं ग्लोबली, क्योंकि ज़्यादा है नहीं, 4 ही 5 बड़ी डेस्क हैं, उसमें 2 ने नई डेस्क क्रिएट की है
कि वो कमोडिटी में ट्रेड करेंगे। अनुराग जी, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमोडिटी में, ये खास तौर पे मेटल्स में? हाँ, तो नीरज जी, 3 बड़े बड़े रेवोल्यूशंस है और उनकी बात अजय सर ने कही। डिफेंस में एक ऐड करता हूँ, जो रिन्यूड फोकस ऑन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, एक वो है। दूसरा, रिन्यूड इंफ्रा फोकस विद इन यूरोप एंड लार्जली यूएस, ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ईवीज। सो बेसिकली ये जो है, ये इसने एक साइकिल क्रिएट कर दिया है। और वर्ल्ड की कैपेसिटी क्योंकि पहले ही कांस्टेंट थी, ये इंडस्ट्रीज को तो रिटर्न ऑफ करके रखा हुआ था कि यार अब इनकी जरूरत नहीं है। तो आई थिंक अब वो इतना लीड टाइम लगता है न्यू माइंस को खोल के बनाने में। तो इवन यूनाइटेड स्टेट्स का बड़ा इंटरेस्टिंगली नीरज जी, बिहाइंड द सीन्स दे आर गोइंग एंड taking stakes in African companies manufacturing copper and other rare earth metals. So वो एक होड़ सी चल पड़ी है कि before China comes in and takes a stake, the condition is US companies are going in and then politics is involved into this big time, right? तो एक ये एक it's a kind of a scramble for metal, और I think वही futures markets में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, दैट दे एंटिसिपेट कि ये एक लड़ाई अभी चलेगी। सो वन इज दैट, सो रिसोर्स कांस्टेंट है एंड देन देयर इज अ न्यू डिमांड एंड न्यू रश फॉर टेकिंग द लीड। गोल्ड पे एक छोटी सी चर्चा कर ले नीरज जी, बात कम हुई है लेकिन आई थिंक इट इज इन अ डिकेडल रन, ऐसा लगता है मुझे, बिकॉज सेंट्रल बैंक्स आर ट्राइंग टू कॉर्नर गोल्ड आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर। देयर इज अ बिगर प्ले अमंगस्ट लार्जर डेवलपिंग इकोनॉमीज के। देखिए, डॉलर पे रिलायंस हटाइए, चाइना सक्सेसिवली अपने डॉलर रिजर्व्स आई थिंक तो 1 ट्रिलियन के नीचे आ गए हैं बॉन्ड्स जो चाइना के पास हैं, राइट? एंड दे आर बाइंग मोर एंड मोर गोल्ड, इवन इंडिया इज बाइंग। तो ये भी एक मेजर ट्रेंड है नीरज जी, आई थिंक विच वी शुड कीप एन आई ऑन। भाई गोल्ड पे तो नजर रखनी ही चाहिए, घरेलू दबाव भी होता है आप लोगों के ऊपर खरीदने का कि गोल्ड लेके आओ, पैसा बनेगा मेटल में इंडिया में? नहीं, 100% बनेगा नीरज जी, क्योंकि क्या हो रहा है कि आप देखें तो दुनिया की 1/3 आबादी चाइना और इंडिया में है, और ये चाइना और इंडिया अभी भी, चाइना हमसे बहुत आगे है पर इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन बड़ा है हमसे, और इंडिया अब धीरे धीरे गैप क्लोज कर रहा है कंजम्पशन में। और चाइना स्पेशली पिछले 3 साल से कंजम्पशन से बाहर था, क्योंकि एक तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो चाइना की थी एकदम बैंक्रप्सी की उससे निकली है, अब क्लीन अप हुआ है, बड़े बड़े कंट्री गार्डन और ऐसे बड़े डेवलपर्स फेल हो गए, तो ओवर बिल्ट जो था वो अब मार्केट स्टेबलाइज हो गया। तो चाइना में कंस्ट्रक्शन वापस स्टार्ट हो गया है और मैन्युफैक्चरिंग भी पिकअप हो रही है। तो और वो इसलिए हो रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड वापस रिफ्लेक्ट हुई है, कोविड के बाद शायद पहली बार एक डिमांड में पिकअप हुआ है चाइना की डोमेस्टिक, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो डंपिंग हो रही थी चाइना से ग्लोबल मार्केट्स में वो अब कम हो गई है। और ये अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा, मेटल्स, केमिकल्स, बल्क ड्रग्स, एग्रोकेमिकल, हर स्पेस में ये दिख रहा है क्लियरली कि चाइना से प्राइस बेस्ड डंपिंग नहीं हो रही है, क्योंकि चाइना खुद यूज़ कर रहा है। और इंडिया की जो है नीड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए वो नॉन फेरस मेटल्स की तो रहेगी अगले 5-10 साल तक, और कैपेसिटी इतनी जल्दी लाना आसान नहीं है। तो एक तो ये बात होगी रियल कंजम्पशन की, पर कमोडिटी में सुपर स्पाइक कब आता है? वो तब आता है जब फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स भी उसमें घुस जाते हैं, तो वो अभी नहीं हुआ है शुरू। अभी रियल कंजम्पशन डिमांड से ही प्राइस बढ़ रहा है, और ये जहां ये प्राइस बढ़ा थोड़ा और यहाँ से 20%, तो आप देखेंगे कि फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स भी हैं, वो भी इसमें घुस जाएंगे, क्योंकि सबको चाहिए कि जो चल रहा है उसी पे लगा, हाँ, चढ़ते सूरज को सब नमस्कार करते हैं, तो उसी तरह वो भी आएंगे, और जब वो आते हैं तो एक सुपर स्पाइक आता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी रैली सेटअप हो रही है नॉन फेरस मेटल्स में, स्पेशली एल्यूमिनियम है, कॉपर है, टिन, लेड, जिंक, इन सब मेटल्स में। आप कह रहे सुपर रैली के लिए सेटअप बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से कंजम्पशन ड्रिवन प्राइस बढ़ा कॉपर का, एल्यूमिनियम का 20% और अगले 2-3-6 महीने में, तो आप देखेंगे कि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल, जिनके पास बम्पर रैली है, कैरी ट्रेड करते हैं, जो 3% में बोरो करके और लगाते हैं, वो डेफिनेटली वापस इस सेगमेंट में आएंगे। और जो 2008 के पहले जो कमोडिटी स्पाइक हुआ था, कमोडिटी प्राइस का सुपर कमोडिटी साइकिल, वो वापस एक स्टार्ट होगा। तो मुझे लगता है कि ये स्पेस जो जिसने पैसा नहीं बनाया काफ़ी समय से इन्वेस्टर्स के लिए, अब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए।
हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा भी इंडिया में बहुत सारी जो नॉन फेरस वाली कंपनीज हैं, जी। जैसे अजय सर का 2 ही 3 है, ज़्यादा है हाँ नहीं, है नहीं जी, बिल्कुल और उसमें बहुत ज़बरदस्त रैली बन रही है। रैली बन रही है, बिल्कुल। ओके सुदीप सर, आपको लगता है कि ये एक सेक्टर है जो एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है। और मैं पिछले करीब 6 महीने से इन्वेस्टर्स को रिकमेंड कर रहा हूँ कमोडिटी बेस्ड शेयर्स खरीदने के लिए। हाँ। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है इंडिया में, बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं है, पर जो भी स्टॉक्स हैं वो खरीदने के लिए बता रहे हैं। वैल्यूएशन बढ़ा है पिछले करीब 3-4 महीने में, वैल्यूएशन सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, पर मुझे लगता है यहां से भी बहुत बड़ा अपसाइड देखने को मिलेगा। बहुत सारे कारण हैं, स्टॉक स्पेसिफिक बात यहाँ पे नहीं करना चाहेंगे, पर उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल सेक्टर का जो रैली आ रहा है और आने वाले दिनों में जो रैली देख रहे हैं अगला 5 साल 10 साल की बात अगर करें तो बहुत पॉजिटिव सेक्टर में। छोटा सा बात जिसका जिक्र अभी हुआ नहीं उसका मैं कर रहा हूं कि चाइना के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए, फिस्कल स्टिमुलस देने के, किसी ना किसी फॉर्म में फिस्कल स्टिमुलस लाने का, और इसका एक जरूर असर कमोडिटी मार्केट में आएगा, कमोडिटी का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि चाइना में कमोडिटी का डिमांड बढ़ता है तो कमोडिटी का ग्लोबल प्राइसेस में असर होता है। तो ये एक फैक्टर रहेगा। एक छोटा फैक्टर और एक भी रहेगा कि इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में जबरदस्त काम हो रहा है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ये सारे सेक्टर में बहुत सारे कमोडिटीज का इस्तेमाल होता है और इसका भी डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया में इंडस्ट्री पिकअप करेगा, इंडस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा, तो उसके साथ मेटल का डिमांड भी ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगा। तो ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव गोल्डीलॉक्स काइंड ऑफ सिनेरियो देख रहा हूं यहाँ पे। और इसका कोई इलेक्शन से लेना देना है नहीं, क्योंकि ये ग्लोबल सेटअप पे है सब कुछ, तो इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए इसमें। अगर इंटरेस्टेड हैं आप तो आपको मेटल रैली के पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कर लेना चाहिए। ये डोमेस्टिक थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे आगे पीछे इलेक्शन स्पेकुलेशन ये सब से बहुत दूर है ये चीज। तो यहाँ पे आप निवेश करो और 5 साल का नजरिया बना के रहो। ओके, लंबा नजरिया बनाए। ये सेक्टर में इसलिए बड़ा मन था डिस्कस करने का, क्योंकि उसमें अभी बहुत ज़्यादा बात हो नहीं रही मार्केट में। ये सब बातें तब होती है जब सुपर साइकिल के पास पहुंचेंगे। अच्छा हाँ चलो अब इस पर डिस्कस किया जाए क्योंकि काफ़ी हो गया, तो हमने कहा अर्ली स्टेज पे चेक किया जाए। तो अजय जी, आप भी इससे सहमत हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन की चिंता ना करते हुए मेटल्स में लोग पैसे बना सकते हैं? देखिए, सब वो पर्सपेक्टिव की बात है, टाइम क्या है। कल सवेरे बनाना है तो अलग बात है, आपको 5 साल रखना है वो अलग बात है, फ्यूचर्स का गेम खेलना है वो अलग बात है। तो आई थिंक हर आदमी का, इन्वेस्टर का एक पर्सपेक्टिव होता है। किसी ने कैश में शेयर रख के डाल देना है कंपनी का, अलग बात है। बट ये जरूर कहूंगा, आप जो मर्जी कर लीजिए, मार्केट आपसे ज्यादा स्मार्ट है। आप समझते हैं कि इसके बाद रैली होगी, आपको एक करेक्शन भी देगी मार्केट, और उस करेक्शन के अंदर में आपको और खरीदना है, पैनिक करके बेचना नहीं है। तो जब जनरली डजंट मैटर कि कौन सा सेगमेंट है, कौन सा सेक्टर है, जब कोई मार्केट करेक्ट करती है तो सारे सेक्टर करेक्ट होते हैं। उसमें आप ये नहीं देखेंगे कि ये अलग से सेक्टर रुका रहेगा। तो इस इंडस्ट्री को आपको अगर रिटर्न बनानी है 5 साल में, तो एक रूल है, हर करेक्शन पे आप उसको लेंगे, उसको आप फॉलिंग नाइफ मत समझिए, आप समझ के करिए, बट हर करेक्शन पे लीजिए, तभी आपके रिटर्न आएंगे। और ये टू प्रिडिक्ट करना कि आज के बाद में ये सिर्फ ऊपर ही जाएगा, ये तो आई थिंक कभी ऐसा हुआ नहीं, ना होगा। तो इसलिए इस सेक्टर के लिए आपको पेशेंस चाहिए, और आपके पास चॉइसेस बहुत कम है। तो इसीलिए 2 कंपनियां 3 कंपनियां इंडिया में के हैं और 4 कंपनियां वर्ल्ड वाइड ग्लोब है। 7 कंपनियों में अपना निवेश को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और आप लाइक SIP समझ लीजिए, डालते रहिए हर करेक्शन में। ओके, तो देखिए 2 बातें एकदम साफ हो गई। एक तो सारे लोगों के दिमाग में एक डायरेक्शनल कॉल साफ हो गई होगी कि अगले नेक्स्ट 5-6 डेज रिजल्ट से पहले क्या होने वाला है। दूसरा, एक सेक्टर हमने देखिए सारे मेहमानों से बातचीत करके आपके लिए निकलवा दिया कि मेटल वाला एक सही सेक्टर है, गिरे तो पैसे लगाओ क्योंकि ये आगे चलने वाला है। घबराने पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यूएशन ज़्यादा है इसलिए क्योंकि कंपनी 2 ही 3 है। तो ये एक कह सकते हैं कि आपके लिए गिफ्ट भी मिल गया आपको एक, कि कहाँ पैसे लगाने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये क्लैरिटी देने के लिए कि 4 जून से पहले मार्केट किस तरह रहने वाला है और 4 जून के बाद आपको क्या करना है। अभी 1 हफ्ता और वीकेंड हम लोगों को मिलेगा 4 जून से पहले, उसमें हम फिर से डिस्कस करेंगे
कि आपकी स्ट्रेटजी 4 जून, 3 जून और 5 जून को भी क्या हो, इस पर डिटेल में बातचीत होगी। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।